मैंने तो पहले ही कहा था। मंगला को समझ नहीं आया कि अचानक शांता को क्या हो गया। मंगला ने रमेश जी से शांता के पत्र की चर्चा की। रमेश जी ने वही पुराना वाक्य दोहरा दिया, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस झमेले में मत पड़ो, अब भुगतो अपनी भलाई का परिणाम। रमेश जी के पास समस्या का हल ना पाकर मंगला भागी भागी हर्ष के घर पहुंची। उसने हर्ष की माँ से इस बारे में चर्चा की। चलो अंत भला तो सब भला, अब तो तुम्हारी जान में जान आई होगी, रमेश जी ने मंगला से कहा। मंगला के मुंह से इससे अधिक और कुछ नहीं निकला। उसे बस रुलाई छूट रही थी। उसे लगा कि आज ये कितने आराम से कह रहे हैं कि अब तो तुम्हारी जान में जान आई होगी। कल तक तो ये भी मुझे ही ताना दे रहे थे, अरे अरे तुम रोने क्यों लगी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब रोने का क्या कारण, रमेश जी ने चकित होते हुए मंगला से पूछा। कल तक तो आप भी मुझे ही दोष दे रहे थे। मंगला के मन का क्षोभ आखिर शब्दों के रूप में सामने आ ही गया। ओह तो ये बात है, ठीक है, कल तक मैं गलत था और तुम सही थी। लो मान ली मैंने अपनी गलती, चलो अब आंसू पोंछो, रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वे मंगला के पास बैठते हुए बोले, सचमुच तुमने बहुत समझदारी से ये सब कुछ संभाल लिया, वरना मैं तो समझता था कि इस मामले में अब कुछ नहीं हो सकता। ये प्रशंसा थी या सांत्वना मंगला तय नहीं कर पाई, लेकिन उसने भी बात को आगे खींचते उचित नहीं समझा। दूसरे के कारण पिछले 1 माह से घर में जो तनाव चल रहा था, आज उसके समाप्त हो जाने पर उसकी चर्चा दोहराने से क्या लाभ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मंगला रसोई की ओर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। नहीं तुम बैठो, चाय बनाकर मैं लाता हूँ, रमेश जी ने मंगला का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बिठाते हुए कहा और वे स्वयं उठ खड़े हुए। मंगला ने प्रतिवाद नहीं किया, वह चुपचाप सोफे पर बैठ गई। रमेश जी के जाते ही मंगला के मन में विगत 1 माह का घटनाक्रम चलचित्र की भांति घूमने लगा। उफ, कितनी निर्जलता के साथ शांता ने दोषारोपण किया था मंगला पर। अपनी बेटियों को तो अच्छे अच्छे घरों में ब्याह दिया और हमारी बेटी के लिए ऐसा नरक चुना, शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए। फिर कोसने की मुद्रा में उंगलियां चटकाती हुई बोली थी, तुम्हारी बेटियां भी सुख से नहीं रह सकेगी मंगला, ये मेरा श्राप है, श्राप। शांता की बात सुनकर मंगला फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसके लिए कोई कुछ भी बुरा भला कहे वह हंसकर सुन लेती है, लेकिन बेटियों के लिए वह बुराई का एक भी शब्द सहन नहीं कर सकती थी। रो रो कर उसके सीने में दर्द होने लगा था, मगर शांता को ना चुप होना था और ना वह चुप हुई। जी भर कर अनाप शनाप बकती रही। शाम को जब रमेश जी दफ्तर से घर आए तो वे शांता का रौद्र रूप देखकर सकते में आ गए। मंगला ने अलग ले जाकर उन्हें सारी बात बताई। मंगला की बात सुनते ही वे बोले, और करो भलाई के काम, इसी को कहते हैं होम करते हैं हाथ जलना। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था तुम इस झमेले में मत पड़ो, लेकिन तुम्हें तो उस समय शांता की बेटी का घर बसाने की धुन थी। अब तुम ही सुनो उसकी तरह तरह की बातें। कहाँ तो मंगला को आशा थी कि रमेश जी उसकी मदद करेंगे, उसे कोई रास्ता सुलझाएंगे, लेकिन रमेश जी ने तो पल्ला ही झाड़ लिया, ऊपर से उसी को दोषी ठहराया, जबकि देखा जाए तो मंगला का इसमें कोई दोष न था। किसी का घर बसाना क्या कोई अपराध है? मंगला इस झमेले में पड़ती भी नहीं अगर शांता ने उसे रो रो कर अपना दुखड़ा ना सुनाया होता। शांता रिश्ते में मंगला की फुफेरी बहन लगती थी। यह रिश्ता बहुत निकट का तो नहीं था, लेकिन सहृदया मंगला की आदत है कि वह दूसरे की दुख से जल्दी द्रवित हो उठती थी। शांता ने उसे बताया कि उसकी बेटी कुशा के लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा है। वह एमए कर चुकी है, अपना स्वयं का ब्यूटी पार्लर चला रही है, फिर भी दहेज की लंबी चौड़ी मांगे कुशा के ब्याह के रास्ते में रोड़ा बनी हुई थी। तुम अपने आसपास का कोई लड़का देखो ना, तुम लोगों का तो अच्छा रुतबा है, शायद यहाँ बात बन जाए। हम तो अपने शहर में क्या अपने प्रदेश में भी लड़का ढूंढ चुके, लेकिन बात नहीं बन रही। लड़की की बढ़ती उम्र देख देख कर रात को नींद नहीं आती, शांता ने चिचौरी करते हुए कहा था। ठीक है, मैं देखूंगी, मगर एक बात है। क्या बात? शांता ने चिंतित होकर पूछा था। कुशा
बड़े शहर में पली बड़ी है और ये शहर कस्बाई है। यहाँ और वहाँ के रहन सहन में बहुत अंतर है। कुशा को कहीं परेशानी ना हो यहाँ रहने में। मंगला ने कहा था, अरे नहीं, तुम इस बारे में जरा भी चिंता मत करो। हमारी कुशा बड़ी व्यवहार कुशल है। वह हर माहौल में तालमेल बिठा लेती है। तुम तो बस उसकी नैया पार लगा दो। शांता ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा था। उस दिन के बाद से मंगला ने कुशा के विवाह कराने का मानो बीड़ा उठा लिया। रमेश जी ने उसे टोका भी था, मेरे विचार से तो तुम इस झमेले में मत पड़ो। शांता का स्वभाव यूं ही तीखा है, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो तुम्हें दोष देगी। रमेश जी ने मानो भविष्यवाणी कर दी थी, किंतु उस समय मंगला को क्या पता था कि उसे क्या क्या भुगतना पड़ेगा। मंगला ने रमेश जी के साढ़ू के एक दूर के रिश्तेदार के लड़के को कुशा के लिए ढूंढ ही निकाला। लड़की का नाम हर्ष था। उसने व्यावसायिक शिक्षा में उपाधि ले रखी थी, किंतु फिलहाल उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। वह एक निजी मिल में फिटर का काम करता था। हर्ष के भाई बहनों का विवाह हो चुका था। उस पर अपने माता पिता के अतिरिक्त और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वे लोग लालची भी नहीं थे। उन्होंने दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। मंगला को लगा कि हर्ष की पत्नी बनकर कुशा बहुत खुश रहेगी। मंगला ने जब इस रिश्ते की बात रमेश जी को बताई तो उन्होंने एक बार फिर मंगला को समझाया, ठीक है कि तुमने कुशा के लिए लड़का ढूंढ लिया, लेकिन अंतिम निर्णय शांता को ही लेने दो। तुम तो बस बिना कुछ छिपाए सब कुछ साफ साफ बता दो, आगे उनकी मर्जी। हाँ हाँ हाँ, मैं सब कुछ बता दूंगी। भला मुझे किसी से कुछ छिपाकर क्या करना है। लेकिन देख लेना, शांता को यह रिश्ता पहली नज़र में ही पसंद आ जाएगा। उत्साह से भरी हुई मंगला बोल उठी थी। हुआ भी वही। शांता को रिश्ता पसंद आ गया। कुशा और हर्ष ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। शीघ्र ही मुहूर्त निकाल कर और कुशा और हर्ष विवाह बंधन में बंध गए। रमेश जी ने भी अपने सारे संदेहों को किनारे करके विवाह के अवसर पर बढ़ चढ़कर हाथ बटाया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिछले माह मंगला को पता चला था कि कुशा के पांव भारी हैं और वह अपने मायके गई है। कुशा के सुखी जीवन के बारे में जानकर मंगला को अजीब सा सुकून मिलता। उसे लगता है कि उसने अपनी बेटियों की भांति एक और लड़की का जीवन संवारा है। किंतु एक दिन शांता का पत्र पाकर मंगला अवाक रह गई। शांता ने मंगला पर आरोप लगाते हुए लिखा था कि उसने हर्ष के साथ ब्याह कराकर कुशा का जीवन बर्बाद कर दिया। वह अगर कुशा को सुखी नहीं देखना चाहती थी तो उसने कुशा को जहर क्यों नहीं दे दिया, ऐसा जीवन भर का नरक क्यों गले मढ़ दिया, इत्यादि इत्यादि। मंगला को समझ नहीं आया कि ये अचानक शांता को क्या हो गया है। मंगला ने रमेश जी से शांता के पत्र की चर्चा की। रमेश जी ने वही पुराना वाक्य दोहरा दिया, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस झमेले में मत पड़ो, अब भुगतो अपनी भलाई का परिणाम। रमेश जी के पास समस्या का हल ना पाकर मंगला भागी भागी हर्ष के घर पहुंची। उसने हर्ष की माँ से इस बारे में चर्चा की। अब हम तुम्हें क्या दोष दें मंगला बहन, तुमने तो भले का ही विचार किया होगा, लेकिन इतना तो कहना ही पड़ेगा कि तुमने लड़की के बारे में हमें ठीक ठीक नहीं बताया। हर्ष की माँ ने कोमल शब्दों में ही सही लेकिन दोषी मंगला को ही ठहराया। लेकिन हुआ क्या? मंगला ने चिंतित होते हुए पूछा। वह लड़की यहाँ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। हम ठहरे मध्यवर्गीय, उसके जैसी फॉरवर्ड लड़की को हम भी कहाँ तक सहन करें। हर्ष की माँ ने अपनी बेचारीगिरी प्रकट करते हुए कहा, यह तो मैंने पहले ही बताया था कि कुशा बड़े शहर में पली बड़ी है। हो सकता है कि उसे यहाँ के तौर तरीके अपनाने में थोड़ा समय लगे। मंगला ने याद दिलाया, हाँ कहा तो था, लेकिन अब तो वह यहाँ आना ही नहीं चाहती है। हर्ष गया था उसे और अपनी बेटी को लेने, मगर उसने आने से मना कर दिया। हर्ष की माँ ने बताया, क्या कुशा को बेटी हुई है? अरे वाह, मंगला ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इससे अच्छा क्या है, उसे तो अब यहाँ आना ही नहीं है, हर्ष की माँ ने ठंडे स्वर में कहा। मंगला को हर्ष की माँ का यह भाव रुचिकर नहीं लगा। सप्ताह भर बाद शांता का एक और पत्र आ गया। उसमें भी उसने मंगला को उल्टा सीधा लिखा था और कुशा का जीवन बर्बाद करने का दोषारोपण किया था। इस प्रकार दोनों पक्षों की ओर से बार बार दोषारोपण किए जाने से मंगला का हृदय आघात होने लगा।
उसने तो ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कुशा अथवा हर्ष को अपने जीवन में कोई दुख झेलना पड़े। अभी 3 दिन पहले शांता और कुशा अपनी नन्ही बेटी सहित आ धमकी थी। तुमने ही ये आग लगाई है, अब तुम ही इसे बुझाओ। मेरी कुशा एक पल के लिए भी उस घर में नहीं रहेगी। ये है तलाक के कागजात, इन पर तुम हर्ष के हस्ताक्षर करा कर लाओ। शांता ने मंगला पर मानसिक दबाव डालते हुए कहा। शांता की बात सुनकर मंगला घबरा गई। उसने एक बार फिर रमेश जी से इस बारे में चर्चा की। मामला तो सचमुच गंभीर हो चला है। ठीक है, देखता हूँ मैं, रमेश जी ने मंगला को धीरज बांधते हुए कहा। किंतु उसी दिन उन्हें दौरे पर 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। जैसे भी हो ये 3 दिन टाल मटोल करती रहना, फिर मैं लौटकर देखूंगा कि क्या हो सकता है। वैसे मैंने तो पहले ही कहा था, रमेश जी ने जाते जाते मंगला को समझाया भी था और उलाहना भी दे डाला था। रमेश जी के उलाहने सुनकर मंगला को ताव आ गया कि अब चाहे जो भी हो, इस मामले को वह खुद ही हल करेगी। यह निश्चय करने के बाद उसने पूरे मामले पर एक बार फिर दृष्टिपात किया। उसे लगा कि उसने अभी तक कुशा की माँ और हर्ष की माँ की बातें सुनी हैं। उसने कुशा या हर्ष से तो बात ही नहीं की। आखिर वे लोग क्या चाहते हैं? मंगला ने शाम के समय शांता, उसके पति और कुशा से बात करने का निश्चय किया। उसी समय उसने हर्ष और उसके माता पिता को भी बुलाया। सभी लोगों के इकट्ठा होने पर पहले तो विवाद की स्थिति निर्मित होने लगी, लेकिन तब मंगला ने कठोरता से काम लिया। आप लोग बहुत बोल चुके हैं, कृपया अब आप लोग के बीच में ना बोले। मंगला ने कठोर स्वर में शांता और हर्ष की माँ को डांटते हुए कहा। कुशा, क्या तुम अपने ससुराल में दुखी हो? मंगला ने कुशा से पूछा। नहीं तो, कुशा ने उत्तर दिया। लेकिन तुम्हारी माँ का तो कहना है कि तुम ससुराल में खुश नहीं हो। मंगला ने फिर कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात दरअसल ये है कि माँ मुझसे पूछती रहती है कि हर्ष मुझे घुमाने ले जाते हैं या नहीं, या हर्ष कितने बजे घर लौटते हैं। मैंने माँ को बताया कि इनकी ड्यूटी का समय बदलता रहता है, इसलिए रोज़ घुमाने नहीं जा पाते। कई बार ये देर से घर लौटते हैं और तब तक हम साथ में खाना खाते हैं। शायद इसी से माँ को लगा होगा कि मैं खुश नहीं हूँ। कुशा ने कहा। तो फिर तुम तलाक क्यों लेना चाहती हो? मंगला ने पूछा। मैं कहाँ तलाक लेना चाहती हूँ, ये तो हर्ष चाहते हैं, मुझसे अलग होना। कुशा के स्वर में पीड़ा का भाव उभर आया। क्या बात है हर्ष, क्या तुम्हें कुशा अच्छी नहीं लगती, या तुम्हें इसके व्यवहार से कष्ट पहुँचता है? मंगला ने अब हर्ष से पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुशा से कोई शिकायत नहीं है, हर्ष ने दृढ़तापूर्वक कहा। वह आगे बोला। मैंने तो कुशा से तलाक लेने के बारे में कभी भी नहीं सोचा, बल्कि मैं तो ये सोचकर चकित था कि कुशा मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती। लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही मामला समझ में आ रहा है। हाँ, मुझे भी तो कुशा और हर्ष तुम दोनों तलाक लेना नहीं चाहते या साथ साथ रहना नहीं चाहते हो? तो मंगला ने पूछा। हम साथ साथ रहना चाहते हैं, दोनों एक स्वर में बोल उठे। कुशा के मुंह से यह स्वीकृति सुनकर शांता का चेहरा उतर गया। उधर से हर्ष की माँ भी नजरें चुराने लगी। देखा, कभी कभी घर के बड़ों के अहम के कारण हम किस तरह बच्चों का जीवन बर्बाद होने लगता है, मंगला ने कहा। फिर उसने शांता से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने सोचा कि कुशा खुश नहीं है, लेकिन अगर कुशा खुश है तो मैं अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, मैंने भी नाहक तुम्हें दोष दिया। मंगला बहन, हर्ष की माँ बोल उठी। चलो इसी बात पर दोनों समधियों एक दूसरे को गले लगा लो, मंगला ने कहा। फिर उसने आगे कहा, कई बार हम समझ लेते हैं कि हमारे बच्चे नई परिस्थिति में तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, और इसी भ्रम में पड़कर हम गलत निर्णय कर डालते हैं। और नई बहू के साथ साथ सास को भी तो तालमेल बैठाना चाहिए। क्यों हर्ष की माँ, मैंने गलत कहा क्या? नहीं मंगला बहन, तुम ठीक कहती हो, हर्ष की माँ ने झेपते हुए कहा। इस प्रकार पटाक्षेप हुआ मंगला के जीवन के इस अप्रिय प्रसंग का। रमेश जी जब दौरे से वापस आए तो मंगला ने उन्हें पूरी घटना कह सुनाई। चलो अच्छा हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया और एक
घर उजड़ने से बच गया। रमेश जी बोल उठे। आज सुबह शांता अपने पति के साथ वापस घर चली गई। हर्ष कुशा और अपनी बेटी को अपने साथ ले गया। चाय तैयार है मैडम, और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी, रमेश जी ने प्रफुल्लित होते हुए कहा। अरे पकौड़े मैं बना देती, आपने क्यों कष्ट किया? मंगला हड़बड़ाकर बोली। वह अब बीते घटनाक्रम से बाहर निकल आई थी। तो क्या हुआ जो मैंने बना दिया? मैंने तो पहले ही कहा था। क्या? मंगला ने चौंक कर पूछा। यही कि मैं पकौड़े बहुत अच्छे बनाता हूँ। कहते हुए रमेश जी ठहाका मारकर हंस दिए। मंगला भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। आखिर महीना भर बाद वह खुलकर हंसी थी। तो दोस्तों, मेरी यह स्टोरी आप लोग को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।